स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यानी कि सक्षमता परीक्षा के प्रैक्टिस सेट के कड़ी को बढ़ाते हुए ये आखिरी वीडियो होगा। और इसमें आज टोटल 1001 प्रश्न इसमें कंप्लीट कर लिए जाएंगे। इसके पहले 975 प्रश्नों को हमने देखा था और इस वीडियो में हम बात करेंगे 976, यानी कि आज का जो हमारा प्रश्न संख्या शुरू होगा 976 से और शुरू होगा 1001 पे। तो 1000 प्रश्नों का जो संग्रह था वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये सभी जो प्रश्न हैं हमने आपको बताया था कि क्लास 3 से 5 और 6 to 8 के सभी ये विज्ञान और पर्यावरण पर आधारित प्रश्न थे जो बिहार के विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम है उस पर। तो और इसके बाद से हम दूसरे बुक से यानी कि जो सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत सारी किताबें मार्केट में अब आ चुकी हैं, तो उसमें से एक बुक है आशीष पब्लिकेशन की जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और उम्मीद है आपको भी उसका कंटेंट पसंद आएगा। कारण है कि उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से पहले एक डिस्कशन है, एक मटेरियल है, कह सकते हैं कि स्टडी मटेरियल है और उसके बाद उसमें प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। प्रैक्टिस सेट नहीं, उस पर आधारित ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं। और ये आज का पहला प्रश्न है कि देखिए इसमें टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है। ये हार्मोन होता है एक तरह से, और ये कहाँ से स्रावित होता है ये आपको बताना है। तो ये वृषण ग्रंथि से ये स्रावित होता है और इस तरीके से ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट है कि सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। ऋतुस्राव यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि उसे मासिक चक्र भी कहते हैं। तो ये जो महिलाओं में होता है, तो ये तरीके से ये कब प्रारंभ होता है ये बताना है। तो ये प्रारंभ हो जाता है यानी कि 11 से 13 वर्ष की अवस्था में, यानी कि ये जो सामान्यतः ऋतुस्राव है यो प्रारंभ हो जाता है। और इसके बाद है कि बेहतर सेहत के लिए क्या आवश्यक है। बेहतर सेहत के लिए क्या आवश्यक है, ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। खूब खाना, खूब नहाना, कम खाना या कम सोना, दिन में सोना, रात में जगना, इससे क्या है। तो देखिए इसमें से ये कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी सही है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये बेहतर सेहत के लिए जो है कि खूब खाना, खूब नहाना या कम खाना, कम सोना, ये सभी हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए या बेहतर सेहत के लिए आवश्यक नहीं है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें आपको जो है कि खूब खाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक संतुलित आहार होना चाहिए। और कम खाना या कम सोना भी नहीं, आवश्यकता के अनुसार मनुष्य को पूरी नींद भी लेनी चाहिए, जो आपकी सेहत के लिए काफ़ी बेहतरीन रहता है। इसके बाद है अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखेंगे हम कि देखिए यहाँ से प्रश्न है कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार जाती है। ध्वनि यानी कि जो साउंड है एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार से जाती हैं। आप ऑप्शन देखिए और इसका जवाब कीजिए। आप देखिए इसमें ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है, यानी कि देखिए ठोस, द्रव तथा गैस, तीनों माध्यम में से कोई या तीनों, यानी कि तीनों में से ये जा सकती हैं। तो इस तरीके से ये क्योंकि ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मतलब कि उसके एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ठोस, द्रव और गैस ये 3 माध्यम हैं। तो इसमें से किसी एक में या फिर तीनों में से किसी में जा सकती हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि किसी कंपित वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से दोनों और अधिकतम दूरी तक का विस्थापन क्या कहलाता है। ये देखिए ये दोलन से संबंधित सवाल है कि जो सरल लोलक होता है, यानी कि एक अपनी कंपनशील वस्तु है और अपनी माध्य स्थिति से दोनों और अधिकतम दूरी तक का उसका जो विस्थापन हो रहा है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम आयाम कहते हैं, यानी कि ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं हैं। पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं कौन सी हैं। देखिए इस पदार्थ की ऐसे 3 जो है कि अवस्थाएं ही मुख्य रूप से हैं, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उससे प्लाज्मा कहते हैं। इस तरीके से ये ऑप्शन सी इसका सही होगा। हालांकि पदार्थ की 5वीं अवस्था भी बताई गई है, यानी कि एक 5वीं अवस्था भी है जो बॉस आइंस्टाइन के नाम से जानी जाती हैं। इस तरीके से पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती हैं। ऐसे तरल यानी कि ये ठोस, ये तरल का मतलब द्रव हो गया, और ये गैस। तो इस तरीके से 3 और ये चौथी ये अवस्था इसकी प्लाज्मा है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि किसी पदार्थ में किस स्थिति में पदार्थ का अंतराण्विक बल अधिक मजबूत होता है। तो देखिए ठोस में अंतराण्विक बल जो होता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, यानी कि तो इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें ए सही होगा। और देखिए ठोस में क्या होता है कि ठोस में जो भी पदार्थ के जो कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे से काफ़ी एक मजबूत बल के द्वारा बंधे होते हैं, और यही कारण है कि ठोस जो है कि ज़्यादा
यानी कि ठोस इसलिए होता है, यह कारण है कि उसके सभी जो अणु है प्रकाश के, ये पदार्थ के जो कण है वो आपस में एक मजबूत बल से बंधे होते हैं, जिसे अंतराणविक बल कहते हैं। यानी कि इनके अणुओं के बीच का जो गैप है वो बहुत कम होता है। तो ठोस का अंतराणविक बल सबसे मजबूत होता है, उसके बाद से द्रव का होता है, और सबसे कम अंतराणविक बल जो होता है वो ना के बराबर अंतराणविक बल होता है गैसों में, क्योंकि उसके जो अणु है वो तो हवा में तैरते रहते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को गैस में परिवर्तित करती है। ठोस को गैस में परिवर्तित करने वाली अभिक्रिया कौन सी है या प्रोसेस कौन सा है। देखिए उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, और उसे हम ठोस को गैस में परिवर्तित करते हैं। यानी कि हम जब गर्मी दे करके यानी किसी जब ठोस गैस में बदल जाती हैं तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और ये जो है कि एक हम कह सकते हैं कि रसायन शास्त्र की एक प्रमुख विद्या है, यानी कि प्रमुख एक जो है कि एक उपक्रम है, प्रक्रम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को ठोस में परिवर्तित करती है। तरल को यानी कि किसी द्रव को ठोस में परिवर्तित करने का ये प्रोसेस कौन सा है। तो देखिए इसमें जो संलयन होता है वो किसी तरल को ठोस में परिवर्तित करती हैं। प्रकृति में कितने प्रकार के मिश्रण मौजूद होते हैं। प्रकृति में मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि 2 मिश्रण होते हैं प्रकृति में। समांगी एक मिश्रण होता है और एक विसमांगी मिश्रण होता है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ घोल में बड़ी मात्रा में मौजूद है। घोल में बड़ी मात्रा में मौजूद कौन सा पदार्थ रहता है। देखिए इसमें जो विलायक होता है वो किसी ये बड़ी घोल में माने बड़ी मात्रा में मौजूद होता है। तो जो विलायक यानी जो किसी वस्तु को अपने में घुला लेता है उसको विलायक कहते हैं, जैसे पानी एक सबसे अच्छा विलायक है। नेक्स्ट है कि उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा हम हवा से विभिन्न गैस प्राप्त कर सकते हैं। हवा से विभिन्न गैस हम किस विधि से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो आंशिक आसवन होता है उसके द्वारा हम हवा से विभिन्न गैसों को प्राप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थिर अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था। देखिए प्राउस्ट ने जो है वो स्थिर अनुपात का नियम दिया था। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम यानी कि Na जो है उसका परमाणु संकेत होता है, उसका परमाणु क्रमांक क्या है। देखिए सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है यानी कि 11 होता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब यानी कि 11 होगा, यानी कि 11 तृतीय। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है यानी कि 2, 8 और 1 इस तरीके से होता है कि पहले सेल में पहले कक्ष में 2, फिर बाद में 8 और इसमें अंतिम जो सेल होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से सोडियम का जो ये 11, इसमें देखिए कई ऑप्शन है लेकिन सोडियम ये 11 तृतीय इसका आंसर है। और इसके बाद इसके प्रश्न को देखेंगे हम। देखिए इसका 990वां प्रश्न होगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है Mg मैग्नीशियम का होता है और क्लोरीन का होता है Cl, यानी कि MgCl2 इसका होगा, यानी कि MgCl2 जो है मैग्नीशियम क्लोराइड का ये सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। H2O का आणविक द्रव्यमान क्या है। H2O यानी कि ये जल का रासायनिक सूत्र है, तो इसका आणविक द्रव्यमान किसके बराबर कितना होता है। तो देखिए जल का जो आणविक द्रव्यमान है तो वो कितना होगा। अब देखिए इसमें ये जल है और उसका ये पूछ रहा है कि आणविक द्रव्यमान इसका कितना होगा। तो देखिए जल का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 18 होगा। इसका ऑप्शन इसमें 18 सही है। अब 18 कैसे होगा देख लीजिए इसमें कि इसका कारण है कि देखिए इसमें जल का ये रासायनिक सूत्र है H2O। H2 का इसमें देखिए जो हाइड्रोजन का जो ये अणु है, यानी कि यहाँ से देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि ये पानी का सूत्र यानी कि H2O है। और देखिए इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो है इसमें जो अणु होता है जल का उसमें देखिए 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का परमाणु 1 होता है। अब आप जानते हैं कि देखिए सापेक्षी परमाणु द्रव्यमान आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का 1 होता है, जबकि ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। अब पानी का जो द्रव्यमान हो जाएगा यानी कि देखिए H2O है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, तो 2 में आप हाइड्रोजन से एक जो है कि जो उसका द्रव्यमान होता है उससे, यानी कि हाइड्रोजन का कितना होता है एक अणु है और इसमें हाइड्रोजन का 1 अणु है और इसका जो होता है यानी कि H2 हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो इसका जो द्रव्यमान यहाँ पे देखिए 1 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 2 में 1 यानी कि 2 × 1 + 16, यानी कि ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 होता है और इसके 2 परमाणु हैं, तो इसमें 2 में 1 से गुणा किया गया है, यानी कि
और ये 16 जो है कि ऑक्सीजन का होता है। इस तरीके से 16 और 2 18 जो है ये ऑक्सीजन का ये परमाणु द्रव्यमान होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन ये जल का जो आणविक द्रव्यमान है वो 18 है। इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन है H2O है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, क्योंकि इसके 2 परमाणु है तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इस तरीके से 2 और ये 16 18 हो जाता है। फिर इसका है कि थॉमस के परमाणु मॉडल का दूसरा नाम क्या है। थॉमसन के जो परमाणु मॉडल था उसका दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका सही जवाब है यानी कि जो तरबूज का मॉडल उसको कहा जाता है। इसके बाद है कि न्यूट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है। न्यूट्रॉन पे ये आप जानते हैं कि देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये किसी भी पदार्थ का ये मौलिक कण होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होता है लेकिन ये पॉजिटिव होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता है। यानी कि न्यूट्रॉन जो है कि क्या है कि वो उस पर नो चार्ज होता है, यानी कि उस पर कोई आवेश नहीं होता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें 0 होना चाहिए। यह ऑप्शन डी है, होना चाहिए क्या चाहिए, ये सही है, यानी कि ऑप्शन डी होगा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसका मान 0 होगा। जबकि ये जो हैं आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन बी में जो दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलम होता है और इसका जो नोटेशन होता है सूचित करते हैं सी से, तो इसको ये जो बी में ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो ऑप्शन बी में आप देखिए यहाँ से ऑप्शन बी में जो मान दिया हुआ है ये प्लस में चार्ज हैं, तो इसका मतलब कुछ नहीं दिया है तो प्लस है, और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे इतना ही चार्ज होता है, बस इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ पे माइनस हो जाता है, बाकी ये प्लस है। और ऐसे इस प्रश्न का सही जवाब है इसका 0 होगा, यानी कि न्यूट्रॉन पे आवेश की मात्रा 0 होती है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो 2 होती हैं, यानी कि ऑप्शन इसका 2 सही है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर की मूल संरचनात्मक इकाई का नाम बताएं। मानव शरीर की जो मूल संरचनात्मक इकाई होती है उसे कोशिका के नाम से जानते हैं, यानी कि जो सेल होता है इसका। और नेक्स्ट है कि पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। पौधे की जो कोशिका भित्ति होती हैं वो मुख्य रूप से किसकी बनी होती हैं, तो वो सेलुलोज की बनी होती हैं। और इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिकाओं की आत्मघाती थैली कहा जाता है, या उसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो देखिए आपको इसमें इस प्रश्न शायद पहले भी आ चुका है कि उसमें जो लाइसोसोम होता है उसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसे कहते हैं इसका कोशिका का जो पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि ये लाइसोसोम जो होता है वो आत्महत्या की थैली कहते हैं। उसी तरह से जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है उसे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा नाम सही है। अस्थायी जो ऊतक होते हैं पौधों में उसमें से कौन सा नाम उसका सही है। तो देखिए पौधों में जो ऊतक होते हैं यानी कि विशेष करके वो जो है कि ये ऊतकों के नाम उनके कौन हैं कि इसमें देखिए पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है और स्क्लेरेन्काइमा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। और इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न इसका है कि पौधे में मौजूद जटिल अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा नाम सही है। अस्थायी जो ऊतक हैं मगर जटिल अस्थायी ऊतक हैं उनके नाम कौन कौन से होंगे। तो इसमें पौधे में 2 ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिसमें जाइलम का काम होता है पौधों को जल की पूर्ति करता है, और फ्लोएम जो है कि वो क्या करते हैं कि उसके भोजन के वो क्या करते हैं कि उसको पौधे के विभिन्न भागों तक उसका परिवहन करते हैं। तो इस तरीके से इसमें नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। मानव शरीर में ऊतकों की संख्या माने ऊतकों का जो प्रकार होता है वो कितने प्रकार का होता है, यानी कि 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं मानव में। और इसका आखिरी प्रश्न है, देखिए यहाँ से 1000 कंप्लीट हुए और ये 1001 यानी कि ये आखिरी प्रश्न होगा इस सीरीज के लिए, यानी कि पूरा 1000 प्रश्न का जो संग्रह था उसका। तंत्रिका ऊतक की इकाई कौन है। तंत्रिका ऊतक की इकाई पूछा है, तो इसमें न्यूरॉन जो होता है वो तंत्रिका ऊतक की इकाई होती हैं। तो इस तरीके से ये 1000 प्रश्नों का संग्रह था, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी उपयोगी हैं। आप इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद और भी विभिन्न विषयों के प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। निश्चित तौर पर हम ज़रूर कल से ही फिर से एक सेट आएगा इसका, यानी कि अब जो प्रश्न होंगे वो दूसरे बुक से होंगे, बताया जाएगा उसके विषय में। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।